इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। डियर स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग नेटवर्क इशू के कारण नहीं चल पा रही है, जिसके कारण आप सभी को ये रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। समय की महत्ता को देखते हुए आज गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को एक कक्षा प्रोवाइड की जा रही है। प्रयास करिएगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख पाइए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कक्षा में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से सिखा पाऊँ। चलते चलते आपको बचपन की एक पोएम याद दिला दूं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा ना। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मुझे रुई की पोनी दे दे, चकली खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। देखिए, ये गांधी जी के जीवन पर एक कविता है। हमेशा याद रखिए कि गांधी जी हमें सदैव ही सत्य और अहिंसा के विचारधाराओं के समर्थक रहे हैं। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि गांधी जी के आदर्शों को माने और उनकी ही तरह अपने देश को आगे बढ़ाएं। आइए इसी विचारधारा के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज। डज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ और डू का प्रयोग होता है बाकी सभी के साथ। अब आप जानते हैं, अगर कोई भी नाम अकेला होगा या कोई भी व्यक्ति वस्तु अकेली होगी, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाएगा, वो थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन का अगर वो अकेला होगा तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताने का प्रयास किया जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है, आप याद रखिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कैसे यूज करते हैं, कैसे जानेंगे? तो याद रखिए, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एस या आई एस का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तब हम जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। से जो भी होगा, अदर्स के साथ, बाकी सबके साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए, एस या यस हमें समझना है, तो इस बात को समझिएगा कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ओ आएगा, एक्स आएगा, एस एच आएगा, एस आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, उन वाक्यों में ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो अब याद रखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बात को समझिए, मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम एस आई एस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने कहा, जहां पर ओ होगा, एक्स होगा, एस एच होगा, डबल एस होगा, एस होगा, सी एच आएगा, उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके रखा है और एक उदाहरण लेकर के समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि सीता विद्यालय जाती है। अब चूंकि सीता विद्यालय जाती है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, और जाने की इंग्लिश होती है गो। अब चूंकि बेटा यहाँ पर देखिए, सीता जो है वो थर्ड पर्सन का एक वचन है, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और इसके अंत में ओ है। तो आप यहाँ पर समझिए, जिसके अंत में ओ रहता है हम उसके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ई एस लगा देना है, और बनेगा सीता गोज, और टू किसी की तरफ जाने के लिए जो कि विद्यालय की तरफ जा रही है, और स्कूल। तो बन जाएगा, वाक्य बनेगा सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लेने का प्रयास करूं, तो आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, सीता विद्यालय जाती है,
मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। देखिए, सीता की जगह मैं लिखता हूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ। इस बात को समझिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा कि कह रहा है मैं विद्यालय जाता हूँ, जो मैं है वो फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है। और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर यानी आई के साथ, ठीक है ना, किसी भी ना यस का प्रयोग किया जाता है ना ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है यस या ईएस तभी लगाया जाता है जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब चूंकि एस या एस लगाएंगे तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे आई है तो आई के साथ हम उपयोग करेंगे गो का, ठीक है ना। तो आई गो टू स्कूल, ना ही यहाँ पर एस लगेगा ना ही यहाँ पर एस लगेगा। फिर से देख लीजिए, एक और है, वह विद्यालय जाता है। तीसरा एग्जाम्पल में लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, वह विद्यालय जाता है। बात को समझिएगा, मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह विद्यालय जाता है। अब चूंकि वह विद्यालय जाता है, वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है ना, ही। और यहाँ पर जाने को हम कहते हैं गो, क्योंकि ही देखिए अकेला है और अकेला व्यक्ति थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ना। अकेला व्यक्ति थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही के साथ हम प्रयोग करेंगे ईएस ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो बनेगा ही गो, गोश। और किसी की तरफ जाने के लिए टू स्कूल, तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। यहाँ से आ जाइए, मैं नई स्लाइड लेता हूँ, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। अब बात को समझिएगा, ठीक है, वह विद्यालय जाता है। अगला देखिए, तो विद्यालय जाता है, घर जाता है, सभी के लिए ऐसा ही यूज होगा। जैसे अब बात को समझिए, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर एक नोट समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नोट बताया था, जैसे कि वांट और वांट्स का प्रयोग। मैंने कहा था अगर हम वांट का प्रयोग करते हैं या फिर वांट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है चाहना। इसका अर्थ होता है चाहना, और ये सदैव ही अभाव को प्रदर्शित करता है। बात को समझिएगा, यह सदैव ही अभाव को, अभाव मतलब कमी, किसी चीज की कमी है, प्रदर्शित करता है। यह सदैव अभाव को प्रदर्शित करता है। बात समझिएगा, जब ये अभाव को प्रदर्शित करता है, इसका क्या मतलब हुआ। अब इसका यूज कैसे करना है, तो आप इसके यूज के लिए एक स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद या फिर वांट का प्रयोग होगा या फिर वांट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। साथ में टू का प्रयोग होगा, याद रखिए वांट और वांट्स के साथ टू का प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड्स जो भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा दोस्त, ठीक है ना, या ऐसा कहें मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र तुमसे मिलना चाहता है। मेरा मित्र तुमसे मिलना चाहता है। आप सभी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, मेरा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा आप सभी से। मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर नेटवर्क के लिए शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब चूंकि कंपनी की तरफ से मुझे बार बार ये बताया जा रहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब देखते हैं समस्या का समाधान कितने दिनों में कंपनी करती है। तब तक हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि अगर क्लासेस ज्यादा रुक जाएंगी तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मित्र तुमसे मिलना चाहता है ना।
मिलना चाहता है। तो देखिए मिलना चाहता है मतलब ना, मिलना चाहता है मतलब यहाँ पर अभाव को दर्शा रहा है। अब अभाव को दर्शा रहा है तो इसका मतलब है हम किसका प्रयोग करेंगे, वांट का। अब समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरा मित्र। मेरा मित्र की इंग्लिश होती है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड सब्जेक्ट तो यही है। अब याद रखिए मेरा मित्र अकेला होगा कोई ना कोई ना, मेरा मित्र, ठीक है ना। ठीक है, अब मित्र शब्द दिखाता है कि किसी न किसी एक वचन का प्रयोग हुआ है, और किसी के बारे में अगर बताया जाए तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, मैंने कई बार बताया। तो इसका मतलब मित्र थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो आप जानते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ एस वाला यूज करते हैं, इसका मतलब वांट्स का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, और अदर्स के साथ वांट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसीलिए यूज होगा वांट। ठीक है ना। तो यो तो लिखेंगे माई फ्रेंड वांट्स टू। अब मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और किससे, तुमसे, तो you। तो माई फ्रेंड वांट्स टू मीट यू, ये बनेगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है। मैं इस तरीके के और भी एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे अंत में आपके लिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स को रखा गया है। आप उन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद शायद खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स को इसी क्लास के लास्ट में दिया गया है। आप लाइन से लगातार पढ़ते रहिए, पहले नियमों को, उसके बाद एग्जाम्पल्स को। कई बार आपको समझा करके रखा है कि याद रखिए ग्रामर नियमों का खेल है, और यदि एक भी नियम छूटा तो आपके ग्रामर पढ़ने का सपना टूटा। तो बच्चों, ग्रामर को ग्रामर की ही तरह पढ़ेंगे, नियमों के साथ ही पढ़ेंगे। अगली बात देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर वांट और वांट्स का प्रयोग है, ऐसे ही नो और नोज का प्रयोग होता है ना। ऐसे ही नो और नोज का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ नो, जैसे वहां पर और नोज। ठीक है। वो देखिए वांट शब्द जो था वो अभाव को दर्शाता था, लेकिन जो नो शब्द है वो परिपूर्णता को दर्शाता है। ठीक है ना, मैंने कहा नो और नोज शब्द ये परिपूर्णता को दर्शाता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये शब्द परिपूर्णता को दर्शाता है। आप भी सेम इसी तरीके से नोट्स बना करके रखिएगा, ताकि आपको बातें समझ में आती रहें। परिपूर्णता को दर्शाता है। अब बात को समझिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सेम वैसे सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम ये यूज करेंगे नो या फिर नोज। बात वही है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम नो यूज करेंगे, और अदर्स के साथ हम नो यूज करेंगे। ठीक है ना। अब चूंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो नो यूज किया जाएगा। अब नो के साथ हम यूज करते हैं बेटा हाउ टू का, याद रखिए किसका यूज करते हैं, हाउ टू का। यहाँ पर यूज किया था टू का। डियर स्टूडेंट्स, बात को समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर नो या नोज, फिर हाउ टू, और अब यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अब यूज होता है अदर। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बात को समझिए, जैसे कि मेरा मित्र गाड़ी चलाना जानता है। मेरा मित्र, एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरा मित्र गाड़ी चलाना जानता है। गाड़ी चलाना जानता है, इसके पहले भी ये लेक्चर समझाया गया है। गाड़ी चलाना जानता है। तो भैया मेरा मित्र गाड़ी चलाना जानता है। अब इस बात को समझिए, जैसे कि मेरा मित्र गाड़ी चलाना जानता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, FRIEND। अब एक बात समझिए, क्योंकि मेरा मित्र जानता है, क्योंकि मेरा मित्र थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ नोज का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करेंगे नोज का, नोज। अब याद करिए इसके बाद प्रयोग करना है हाउ टू का। हम लिखेंगे हाउ टू। अब गाड़ी चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। ठीक है ना। अब कार चलाना जानता है, ठीक है ना, तो कार। तो याद रखिए, माई फ्रेंड नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। मेरा मित्र गाड़ी चलाना जानता है। क्या आप सभी इस बात को समझ पाए हैं? याद रखिए, धीरे धीरे ये सारी बातों को आप समझते रहेंगे।
अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नकारात्मक सेंटेंसेस में। यदि वीडियो आपको समझ में ना आए तो इसको आप दोबारा देखिए ना। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप सभी को मेरी बताई हुई बात जरूर समझ में आएगी। यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, जो सेकेंड सेंटेंस है उसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। बात को समझिएगा, हम दूसरे वाक्य को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक में देखिए, नकारात्मक वाक्यों में चूंकि डू या डच का प्रयोग करना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, CTUR। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का, अब यूज करते हैं या फिर डज का या फिर डू का, यानी हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सदैव प्रयोग होता है नॉट यानी नहीं। अब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये होता है हमारा रोल। अब आप इतनी बात जानते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, अदर्स के साथ ना, OTHERS, अदर्स, अदर्स के साथ प्रयोग होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया, राम स्कूल नहीं जाता है। बात समझिएगा, मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है, इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे हम कैसे करेंगे? तो राम का तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, राम ही लिखेंगे। क्योंकि राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और अभी अभी बताया गया कि राम के साथ डच का प्रयोग करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होता है डच। तो सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब जो डच है, इसके साथ यूज होगा नॉट का। ठीक है ना, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, और गो किसी की तरफ जाने के लिए टू, और स्कूल, हमारा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना। अब याद रखिए, ये जो डज नॉट है इसको हम डजंट भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डजन, ये इसका शार्ट रूप होता है। तो अगर इस तरीके का प्रयोग कर दिया गया है तब भी वो ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अमन घर नहीं जाता है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, अमन घर नहीं जाता है, घर नहीं जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, वैसे ही अमन घर नहीं जाता है। भाई ये दोनों जाते नहीं है, क्यों? भेज दिया जाए इनको। देखिए, अमन का तो अमन ही लिखेंगे ना, अमन का अमन ही। अब चूंकि अमन भी थर्ड पर्सन है तो डज, और डज के साथ नॉट, गो टू, अब घर के लिए सब यूज करेंगे होम। तो अमन डज नॉट गो टू होम। आगे देखिए, तुम रोज नहीं पढ़ते हो। अगला जो सेंटेंस है वो बनेगा, तुम रोज नहीं पढ़ते हो, तुम रोज नहीं पढ़ते हो। मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, रोज नहीं पढ़ते हो, तुम रोज नहीं पढ़ते हो। तो तुम रोज नहीं पढ़ते हो, इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे वो बनेगा यू। अब याद रखिए, यू जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है। क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है तो ये अदर्स में आएगा, तो इसके साथ यूज करेंगे डू का। तो होगा यू डू नॉट, और डू नॉट, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डोंट। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। अब पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली। तो तुम प्रतिदिन नहीं पढ़ते हो या तुम रोज नहीं पढ़ते हो, ट्रांसलेशन होगा यू डोंट रीड डेली। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है,
अब आगे की बात को समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, तीसरे प्रकार का सेंटेंस एक है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। मैं आपको ले चलता हूँ थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, जो कि है नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में हम किस प्रकार से डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डू या डज के प्रयोग के लिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों को लिखते हैं, इसके बाद या फिर डज का प्रयोग करते हैं या फिर डू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद यूज होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ हम उपयोग करते हैं नॉट का, ठीक है ना। अब नॉट का प्रयोग तभी करेंगे यदि है तो, मैं यहाँ पर लिख देना चाहूंगा, नॉट का प्रयोग तभी करेंगे यदि है तो, यहाँ पर लिखता हूँ यदि है तो, ठीक है ना। नॉट का प्रयोग तभी करेंगे यदि है तो। अब इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे क्वेश्चन। अब बात को समझिए, यहाँ पर दो प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं, जैसे कि ना, पहला है मोहन कहाँ जाता है। पहला देखिए, मोहन कहाँ जाता है, ठीक है, या लिखते हैं मोहन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। अब देखिए मोहन कहाँ जाता है, तो सबसे पहले तो लिखना है आपको क्वेश्चन वर्ड। अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मोहन कहाँ जाता है और दूसरा क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा सेंटेंस बना, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। बात को समझिएगा, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, जो पहला सेंटेंस बना और एक दूसरा सेंटेंस बना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए पहले सेंटेंस में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ पर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द। अब दूसरी बात, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों में सिर्फ इतना ही हमें ध्यान देना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न के बीच में हो, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्न के बीच में हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ऐसे में प्रश्नवाचक शब्द के इंग्लिश पहले लिखना है यहाँ की, यानी कि वाक्य में ये जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से फॉलो करना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर यू आर, तो ये हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ से फॉलो करना है। लेकिन अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से ही शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको यहाँ से फॉलो करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा, इसका मतलब है हमको इस क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है। तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ से चालू होगा, यानी कि सबसे पहले हम डू या डज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा मोहन कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश लिख देते हैं वेयर। अब डू या डच में से एक यूज करते हैं, क्योंकि मोहन है, मोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, आप जानते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डच का प्रयोग करते हैं, और अदर्स के साथ जो कि बाकी सब है, अदर्स के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए वेयर डच, ठीक है ना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले तो सब्जेक्ट मोहन, वेयर डज मोहन। अब देखिए नॉट का प्रयोग तभी करेंगे यदि है तो, नॉट तो है नहीं इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मोहन जाता है, तो वेयर डज मोहन गो, ये बना हमारा इंग्लिश।
आगे देखिए, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, इसमें क्या पहले है, मतलब यहाँ पर हमको सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। आप यानी कि यू, यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का अकेले यूज कर रहा है, तो अकेले के लिए सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है, और चूंकि ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है तो इसके साथ यूज करेंगे डू का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि डू, आपके लिए लिखेंगे यू, अब खेलने के लिए यूज करते हैं प्ले, तो बनेगा डू यू प्ले। अब फुटबॉल के लिए लिखेंगे फुट और बॉल, ठीक है ना। चलो, तो इस प्रकार से ये बनाएंगे हम इंग्लिश, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इन सभी बातों को सीख गए होंगे। यदि आप इस टेंस को नहीं सीख पाए हैं, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए शुरू से वीडियो को, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सभी के सभी एग्जाम्पल्स की तरफ ना। हम एक एक्सरसाइज को करने का प्रयास करेंगे, और इस एक्सरसाइज के माध्यम से सीख जाएंगे कि टेंस होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब बात को समझिए, एग्जाम्पल्स में क्या है। एग्जाम्पल में सबसे पहला देखिए, लाइन से चलेंगे एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। क्योंकि देखिए राम स्कूल जाता है में सब्जेक्ट कौन है, राम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, ठीक है ना। अब आपको पता है राम जो है, राम जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ जो क्रिया है उसमें या एस या यस लगाते हैं। क्योंकि इसके लास्ट में ओ है इसलिए इसमें हम यस लगाएंगे। तो हम बनाएंगे राम गोज, अब किसी की तरफ टू, और कहा जाता है स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल, ये बना हमारा ट्रांसलेशन। अगला सेकंड, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल को देखिए। सेकंड एग्जांपल है, मैं पार्क में खेलता हूँ, ठीक है। मैं पार्क में, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ, बात समझिएगा। अब चूंकि मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं की इंग्लिश सोची है आई। अब याद करिए आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, इसका मतलब है इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, तो होगा आई। अब सीधा वर्ब लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दर्शाएगी कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो होगा आई प्ले, मतलब मैं खेलता हूँ। अब कहाँ खेलता हूँ, मे के लिए यूज करते हैं इन, और पार्क के लिए इन द पार्क। मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। अगला नंबर थर्ड, तीसरे एग्जाम्पल को देखिए, अमन घर आता है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, अमन घर आता है, शायद मैंने इसका ट्रांसलेट करवाया है, अमन घर आता है। देखिए अमन घर आता है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे अमन। अब चूंकि अमन थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे आने की इंग्लिश कम, और चूंकि लास्ट में ई है इसीलिए केवल एस, तो बनेगा अमन कम्स, ठीक है ना। अब कहाँ आता है, घर, कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे होम। अमन कम्स होम, मतलब अमन घर आता है। अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते तुम घर जाते हो, ठीक है। अब देखिए तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, जाने की इंग्लिश होती है गो। क्योंकि ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस आई एस का प्रयोग नहीं करना है, तो मतलब तुम जाते हो की इंग्लिश हो गई यू गो, और कहाँ जाता है, तो टू होम, तो तुम घर जाते हो, यू गो टू होम, ठीक है ना। आगे देखिए नंबर 5, किसी की तरफ जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वहां पर टू का प्रयोग है। अगला देखिए, रोहित प्रतिदिन स्नान करता है। देखिए सेंटेंस को थोड़ा खींच दिया गया है, रोहित प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है ना, रोहित प्रतिदिन
स्नान करता है। स्नान करता है। रोहित प्रतिदिन स्नान करता है। तो भैया रोहित को हम बनाएंगे रोहित, ठीक है ना। अब रोहित थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। स्नान का इंग्लिश होता है बाथ, और लिखेंगे बाथ। प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली, हम लिखेंगे रोहित बाथ डेली। रोहित प्रतिदिन स्नान करता है। अगला नंबर छठा, इसको देखिए। तुम रोज नहीं पढ़ते हो। तुम प्रतिदिन यानी रोज नहीं पढ़ते हो। प्रतिदिन नहीं पढ़ते हो। आप इन सभी को पहले ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद आप इसको मिलाने का प्रयास करिएगा, क्या यह आप कर ले रहे हैं। यदि आप कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप आगे के टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो कई बार आपने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते चलिमत हो सुजान, और रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। ठीक है। तो लगातार अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमको ना आए। और और यकीन रखिए मैं आपको पूरे के पूरे ग्रामर के स्ट्रक्चर को यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ। ठीक है। तो तुम रोज नहीं पढ़ते हो, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। अब चूंकि नहीं का प्रयोग है, ये दर्शाता है कि वाक्य कैसा नकारात्मक होगा। अब जब वाक्य नकारात्मक होगा तो यू के साथ यूज होगा डू नॉट का, तो होगा यू डू नॉट। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हम लिख देंगे रीड। अब प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली, तो होगा यू डू नॉट रीड डेली, या फिर यू डोंट रीड डेली। ठीक है ना। अगला, वह पत्र नहीं लिखता है। इसकी इंग्लिश आप सब बनाइए। आपको थोड़ी देर का समय दिया है, आप इसकी इंग्लिश बना लीजिए। ठीक है। चलिए, उम्मीद है अगर आपको आ गया होगा तो आप सब इंग्लिश बना लिए होंगे। आइए मैच करते हैं। ठीक है ना। मैंने बोला तुम रोज नहीं पढ़ते हो, वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक है। वह पत्र नहीं लिखता है। नहीं लिखता है। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप इसकी इंग्लिश बना दिया करिए। ठीक है ना। वह पत्र नहीं लिखता है। अब वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है ना। अब ही के साथ आप या के थर्ड पर्सन का सिंगुलर है क्योंकि अकेला है, तो हम यूज करेंगे डस का। और डस के साथ हम यूज करते हैं नॉट का, तो यू डज नॉट। ठीक है ना। अब लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो हम लिख दिए राइट। अब देखिए पत्र की इंग्लिश होती है लेटर, तो तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डज नॉट राइट लेटर। ठीक है ना। अगला, गीता नहीं नाचती है। पाँच, आठ में, गीता नहीं नाचती है। देखिए, गीता नहीं नाचती है। नहीं नाचती है। ठीक है ना। गीता नहीं नाचती है। अब चूंकि गीता नहीं नाचती है, तो अब देखिए गीता की इंग्लिश होगी गीता ना। अब नहीं नाचती है तो गीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए डज, नहीं का यूज हुआ है तो नॉट। ठीक है ना। अब नाचने की इंग्लिश होती है डांस। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गीता नहीं नाचती है, गीता डज नॉट डांस। अगला, अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एक सेंटेंस लेते हैं। नौ, नौ पे देखिए। नाइन्थ, क्या राम स्कूल नहीं आता है। आप सब इसको बनाइए। क्या राम स्कूल नहीं आता है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या शब्द का पहले उपयोग है, इसका मतलब है जो वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है, वाक्य को डू या डज से उपयोग कर रहा है। क्योंकि राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे डज। ठीक है ना। अब लिखेंगे सब्जेक्ट राम,
अब नहीं के लिए नॉट, अब जाने के लिए गो टू स्कूल। ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, तो यहाँ से हमने यूज कर लिया डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। अगला, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता। यहाँ से देखते हैं, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता। अगला जो सेंटेंस है हम बनाते हैं, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता, क्यों नहीं खेलता, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता। तो भैया काहे नहीं खेलते हैं, खेलिए फिर। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश होती है तो क्यों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है बीच में, उसकी इंग्लिश लिखेंगे और लिखेंगे वाई। अब वाई के साथ याद रखिए डू या डज, तो चूंकि मैं है ना पार्क में। ठीक है ना, फिनिश करते हैं। पार्क में, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, तो मैं है, मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर डू लगेगा, तो वाई डू आई। ठीक है ना। अब नहीं के लिए नॉट, और खेलने के लिए प्ले, में के लिए इन द पार्क। ठीक है ना। मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, वाई डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है ना। आगे, अमन घर कैसे आता है। अगला जो स्ट्रक्चर है आप समझिए, अमन घर कैसे आता है, अमन घर कैसे आता है, अमन घर कैसे आता है। तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, बीच में है। डू या डच, चूंकि अमन है तो डच, अमन के अमन है तो अमन। ठीक है ना। अब कम की इंग्लिश कम। ठीक है ना। अमन डज, अमन घर कैसे आता है, तो घर के लिए होम, तो हाउ डज अमन कम होम। ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस, क्या अमन घर नहीं आता है, क्या अमन घर नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, क्या अमन घर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखना है और सीधा वाक्य को यूज करना है डू या डच से। तो आपको पता है अमन के साथ डच का प्रयोग करना है और उसके बाद सब्जेक्ट का अमन। अब अमन के साथ यूज करना है नॉट का, तो यहाँ पर यूज करेंगे नॉट नहीं के लिए, और आने की इंग्लिश कम और होम। तो इंग्लिश बनेगी डज अमन नॉट कम होम। अगला, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, क्या मैं पार्क में, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। अब देखिए क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं के लिए यूज होगा डू। ठीक है ना। अब हम यूज करेंगे डू आई नॉट, खेलने के लिए प्ले, और कहाँ पर इन द पार्क। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। अगला, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। अब देखिए चाहना अभाव को दर्शाता है, अभाव के लिए वांट का यूज करते हैं। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, बोलना चाहता है, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है।
वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है ना। अब देखिए ही के साथ यूज, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वांट्स का यूज करेंगे, ना कि वांट का। ठीक है ना। अवांट के साथ आपको याद करिए टू का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर वर्ब का स्पीक। ठीक है ना। इंग्लिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, क्वेश्चन नहीं है ये, तो सुधारिए इसको। ठीक है ना। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना। आगे, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ये परिपूर्णता को दर्शाता है, यानी कि नो या फिर नोज। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर होने की वजह से नोज का उपयोग कर दिया जाएगा। वह अंग्रेजी बोलना जानता है। अंग्रेजी बोलना जानता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। अब देखिए, यानी कि हम यूज करेंगे नोज का जानने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर टू का नहीं, हाउ टू का यूज करते हैं। मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बताया है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जाकर के पढ़िए। तो बनेगा ही नोज हाउ टू अब स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। शायद ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अगला है, तुम पढ़ना चाहते हो। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है, तुम पढ़ना चाहते हो। ठीक। चलिए एक और बनाइए, अंतिम है ये। इसके बाद अब जो भी आएगा आप सभी को ये होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। तुम पढ़ना चाहते हो। तुम पढ़ना चाहते हो। शायद आप इस सबको बना लेंगे ना। तो तुम की इंग्लिश होती है यू। चाहना की इंग्लिश होती है वांट, क्योंकि यू है तो वांट का उपयोग करेंगे ना। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ठीक है ना। तो यू वांट टू रीड, तुम पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से। ठीक है। आगे, तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको ये सिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जांपल्स के साथ किस प्रकार से यूज करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको ये प्रक्रिया एक्सरसाइज के साथ सिखाऊंगा। एक और एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद हम ये पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे कि हमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आ गया है। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी प्रयास करिए कि मेरे इस YouTube चैनल पर अन्य बच्चों को भी जोड़ते रहिए। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी को आगे बढ़ाता रहूं और अपने चैनल को भी आगे बढ़ाता रहूं। मैं प्रयास करता रहूंगा कि अपने इस चैनल के माध्यम से सभी की, यानी कि 9, 10, 11, 12 सभी की ऑनलाइन कक्षाओं को निःशुल्क कर दिया जाए और यहाँ पर संचालित किया जाए। इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त किया जाता है। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।